गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी और इसमें हम अलग अलग टर्म्स इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ जनरल टर्म that encompasses a variety of phenomena resulting from the presence and flow of electric charge। अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें, बहुत डीप कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं। सिंपल टर्म्स में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी एनर्जी है विच इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बनती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कन्वीनियंट, कन्वीनियंट का मतलब क्या है? एंड इम्पॉर्टेंट इसीलिए बिकॉज सबसे ज़्यादा यूज़ यही हो रही है आजकल। आज आप मतलब आजकल चूल्हे की ज़रूरत नहीं है, इंडक्शन इज़ इनफ फॉर इट। ओके, अब हम इंडक्शन पे काम कर रहे हैं, चूल्हे की ज़रूरत नहीं है ना। वहाँ से कोई आपके पास पोल्यूशन प्रोड्यूस हो रहा है, ना आपको फिजिकल चीज़ों की ज़रूरत है। बहुत हल्का सा एक इंडक्शन होता है, उस पर रखा और उस पर आपने खाना बना लिया। इलेक्ट्रिक कुकर्स आ गए हैं आपके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वीनियंट। कन्वीनियंट का मतलब क्या है? बहुत आजकल तो बहुत कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस आ चुके हैं। जैसे हवा भरने का है, टायर में हवा भरने का है, आपके पास छोटी सी मिक्सी भी है, इवन ब्लेंडर भी है, बहुत छोटे छोटे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके रीज़न क्या है? सबसे जो मेन बात है, जो हमें मेन देखना होता है, इकोनॉमिकल। इट इज़ इकोनॉमिकल, बहुत सस्ता सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद ऑर्डरलेस, इसमें कोई ऐसी गंदी बदबू नहीं आती। जैसे कि सोलर एनर्जी है आपके पास, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, बट उसकी जो पावर है वो इतनी अच्छी नहीं होती, उसकी पावर बहुत कम होती है। लेकिन अब जो लेटेस्ट जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं, दे आर मतलब दे कन्वर्ट नियरली 60 to 70% ऑफ द सोलर एनर्जी। लेकिन जो पहले के थे वो इतने एफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, ऑर्डरलेस। और जैसे गोबर गैस प्लांट होते हैं, वहाँ पर ये प्रॉब्लम रहती है, उससे फ्री एनर्जी मिलती है, उससे आपके घर के चूल्हे भी जलेंगे, फ्री एनर्जी मिलेगी, लेकिन वहाँ से बहुत गंदी बदबू भी आती है, तो ये प्रॉब्लम रहती है। पोल्यूशन फ्री, कोई पोल्यूशन नहीं होता इससे। हाँ, इसकी मेकिंग में पोल्यूशन होता है ज़रूर, बिकॉज हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिसिटी बन रही है 90% वो थर्मल पावर प्लांट से बन रही है। एंड थर्मल पावर प्लांट यूजेस कोयला यूज़ करते हैं, और जब कोयले को जलाओगे तो उससे कार्बन रिलीज होती है। नो रेजिड्यू, जब आप इसको यूज़ कर लोगे तो इससे कोई रेजिड्यू नहीं बचता। जैसे कि आप लकड़ी अगर आप जलाओगे तो वहाँ सर से। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू बेटा? Yes, sir. यस सर। ओके, सो Yes, sir. no residue, easy to use and can easily transfer to distant places। easy to use है and can easily transfer to distant places। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज, जब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों? इट इज़ द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट कैन इंटरेक्ट, अट्रैक्ट और रिपेल विद एनी अदर प्रॉपर्टी। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट कैन इंटरेक्ट विद एनी अदर बॉडी। ओके, इंटरेक्ट का मतलब दोनों है, जब अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है। वो किस पे डिपेंड करता है? उस पर एक रूल होता है, अगर सेम चार्ज होंगे, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज होंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ओके,
तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो सिंबल है वो है स्मॉल क्यू। इलेक्ट्रिक चार्ज का सिंबल क्या है? स्मॉल क्यू। सिंबल याद रखने हैं और उसकी यूनिट क्या है? कूलम। कूलम सी, ठीक है, ये इसकी यूनिट है कूलम। ओके, और एक और बात, सेम चार्जेस मतलब अगर प्लस प्लस हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं तो ये रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ चार्ज ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दो टाइप के चार्ज हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। व्हेन टू बॉडीज आर रब्ड, जब हम दो बॉडी को रब करते हैं आपस में, तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है और एक बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है, ठीक है। द बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, एंड द बॉडी विच लूजेज इलेक्ट्रॉन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, NaCl। इसमें क्या होता है, Na का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 11, Cl का नियरली 17 होता है, ठीक है। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो NaCl क्या होता है, कॉमन साल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl ना। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ऐसे क्यों लिखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव? बिकॉज Na का जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 281, ये कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 281, और क्लोरीन का बनेगा 287। तो इसको अपना ऑक्टेट अगर पूरा करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि बहुत मुश्किल है, तो ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, तो ये अपना ऑक्टेट पूरा कर सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर लूज करेगा तो इस पे पॉजिटिव आएगा। लेकिन जो क्लोरीन है, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसका ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो उसके लिए ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, जो लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर पॉजिटिव आएगा, और जो गेन करेगा उसके ऊपर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसीलिए Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। When a silk cloth is rubbed with a glass rod, silk cloth acquires positive charge and glass rod acquires, उल्टा लिख दिया थी, silk cloth acquires negative charge and glass rod acquires positive charge। तो ये भी आपके पास एक एग्जांपल है। When a silk cloth is rubbed with a glass rod, silk cloth acquires negative charge and glass rod acquires positive charge, ठीक है। और इसका एक और अगर आपने एग्जांपल देखना है, हम क्या करते हैं, कई बार स्केल लेते हैं, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े हम काट लेते हैं और स्केल को अपने सर पे, अपने बालों के बीच में रगड़ते हैं, ठीक है। और फिर जब हम उसको स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर के पास लेके जाते हैं तो इट विल अट्रैक्ट, वो चिपक जाते हैं स्केल से। हो क्या रहा है, जब पहले जो नॉर्मल स्केल है, ठीक है, उसमें नॉर्मल स्केल में उसमें चार्ज नहीं है, नॉर्मल स्केल में चार्ज नहीं है, ठीक है। तो चार्ज नहीं है तो वो अट्रैक्ट नहीं कर पाता। लेकिन जैसे ही हमने उसको बालों पे रगड़ रहे हैं, तो रब कर रहे हैं हम, रब करेंगे तो देयर विल बी अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होंगे तो एक बॉडी पे एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव आएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, तो इलेक्ट्रिक करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या लिखा है इसमें? इट इज़ डिफाइंड एज चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और यू कैन जस्ट सिंपली राइट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। सो व्हाट इज करंट? current is defined as rate of flow of charge, ठीक है। तो इसका सिंबल होता है आई, चार्ज का सिंबल है स्मॉल क्यू और करंट का सिंबल है आई, क्यू अपॉन टी, ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम, ओके। अच्छा, इसकी यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, एम्पियर इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, कूलम भी एक साइंटिस्ट का ही नाम है, ओके। एम्पियर इसकी यूनिट है करंट की। तो अब तक हमने दो टर्म्स पढ़ी है, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट क्या थी? कूलम, और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या थी? एम्पियर, ओके। तो और इसकी अगर नॉर्मली बनाए तो कूलम पर सेकेंड, जैसे क्यू है, क्यू की यूनिट क्या हो गई आपके पास? कूलम, और टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकेंड। तो जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कूलम सेकेंड इनवर्स। अब हमें एक एम्पियर की डेफिनेशन बनानी है, तो एक एम्पियर की डेफिनेशन कैसे बनेगी? एक एम्पियर के लिए आई की जगह रखता हूं मैं 1 एम्पियर, ठीक है, और क्यू की जगह रखता हूं मैं 1 कूलम, और टी की जगह रखता हूं मैं 1 सेकेंड। तो व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लोज फॉर 1 सेकेंड, जब एक कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड इज 1 एम्पियर। दिस इज अ डेफिनेशन। जब एक कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो करता है तो द अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड इज 1 एम्पियर, ठीक है। नेक्स्ट, ये कुछ यूनिट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर ऐसे लिखा हुआ है 1 मिली एम्पियर, स्मॉल एम लिखा हुआ है, तो उसको आप कन्वर्ट करने के लिए करोगे 10 की पावर -3 एम्पियर। और अगर 1 माइक्रो एम्पियर लिखा हुआ है तो उसके लिए आप लिखोगे 10 की पावर -6 एम्पियर, ओके। मिली लिखा हुआ है तो 10 की पावर -3 एम्पियर, और अगर माइक्रो लिखा हुआ है तो 10 की पावर -6 एम्पियर, ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इससे पहले डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की जो डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, ठीक है। करंट की डायरेक्शन हमेशा कहाँ से कहाँ होती है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, एंड अपोजिट टू द फ्लो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बोर्ड पे, करंट, सर मतलब इलेक्ट्रॉन के उल्टा। हाँ, फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है।
ब्रैकेट पे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। तो ये हो गया अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन, तो ये करंट की डायरेक्शन हो गई। अब ये पढ़ने से पहले, इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ने से पहले हमें कुछ पढ़ना है, प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। नंबर 1 जो मेन है आपके पास, Q इज इक्वल टू एन ई। ये फॉर्मूला याद रखना है आपने, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, चार्ज इज इक्वल टू एन की वैल्यू यहाँ पर 1 2 3 4 नेचुरल नंबर हो सकता है कोई भी, और ई की वैल्यू यहाँ पर फिक्स होती है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ यहाँ पर। जो ई की वैल्यू होती है वो होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है ऐसे, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो Q की वैल्यू एन ई, तो Q इज इक्वल टू एन, और E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू याद रखनी है, इस पर न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अच्छा, दूसरी प्रॉपर्टी जो है चार्ज की, वो पता ही है कि सेम चार्जेस, इसमें क्या है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। अभी बताया मैंने, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, थर्ड पॉइंट, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी जो है वो चार्ज पे भी अप्लाई होता है। देखो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड पर, तो रगड़ने से पहले आपस में रब करने से पहले ग्लास रोड पे कोई चार्ज नहीं था, सिल्क क्लॉथ पे भी कोई चार्ज नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने उसको रब किया, रब करने से क्या हुआ कि ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो जितना लेकिन सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव आया उतना ही ग्लास रोड पे पॉजिटिव आएगा, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब रब करने से पहले भी 0 था और रब करने के बाद भी 0 हो जाएगा। रब करने से पहले भी 0, रब करने के बाद भी 0, तो इसलिए चार्ज कंजर्व भी रहता है। ओके, तो क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज एन इलेक्ट्रिक सर्किट मीन। इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या होता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइसेस, स्विचिंग डिवाइसेस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा दैट आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर्स। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, जैसे कि हम घरों में कोई भी सप्लाई अगर लगवाने आते हैं तो क्या करते हैं, वो आपके जो इलेक्ट्रिक सप्लाई है, जैसे कि जो भी आपका मीटर लगा हुआ है, जहाँ से भी आप एक कनेक्शन ले रखा है, वो बाहर आपके घरों के बाहर जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, तो वहाँ से एक तार निकालनी पड़ती है, उस तार को आपके घर तक लेके आना है, फिर आपके घर में जितने भी डिफरेंट पॉइंट्स है वहाँ पर उसको एडजस्ट करवाना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सर्किट यही है कि बेसिकली जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं उसको कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू जो आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको जोड़ना। इज दैट क्लियर। तो मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर, बेसिकली हम करंट को एक पाथ दे रहे हैं थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स। अब अगर पंखा है आपने लगा दिया रूम में, ठीक है, तो वो क्या चल जाएगा बिना वायर के, वायर लगानी पड़ेगी, सर्किट को कंप्लीट करना पड़ेगा, और कहीं से भी अगर वो सर्किट कट गया, अगर वो तार टूट गई या कुछ भी, तो वो पंखा नहीं चलेगा। सिंपल एज दैट। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली अ कंडक्टिंग पाथ
इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंडक्टिंग पाथ फॉर द करंट टू फ्लो। ओके, तो उसके बाद डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। यूनिट ऑफ करंट क्या है, इसको डिफाइन करना है। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। 1 एम्पियर इज डिफाइंड, ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन possesses a charge of 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम, that is 1.6 10 की पावर -19 कूलम of charge is contained in 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने होंगे? Q इज इक्वल टू एन ही होता है। E की वैल्यू हमें पता है, Q इसमें दे रखा है 1 कूलम। चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। जिसके पीछे कूलम लिखा हुआ है वो चार्ज है, तो 1 n। E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, तो n इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19, ठीक है। और जब उसको तुम सोल्व करोगे तो 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो एक कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6.25 इंटू 10 रेज टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? नाम से पता चल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन इससे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? देखो, यहाँ पर मान लो एक चार्ज पड़ा है Q जो कि पॉजिटिव है, और एक चार्ज पड़ा है इन्फिनिटी पर Q नोट, और ये एक फिक्स चार्ज है, इसकी वैल्यू है 1 कूलम, ये भी पॉजिटिव है। अगर आपको ये वाले इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पे लेके आना है, ये मान लो O, ये मान लो P पॉइंट, अगर आपको ये Q नोट चार्ज को 1 कूलम का जो चार्ज है इसको अगर इन्फिनिटी से P पॉइंट पर लेके आना है, ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, और जब फोर्स लगाओगे तो वर्क डन करना पड़ेगा इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आने के लिए। और रीज़न एक और है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, तो ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन फिर भी आपने इस चार्ज को यहाँ पर P पॉइंट पे लेके आना है, तो यू हैव टू अप्लाई सम मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, अगर आप सेम पोल्स को साथ में लेके आने की कोशिश करोगे, ठीक है, तो इट विल रिपेल करेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी मैकेनिकल एनर्जी लगा के उसको पास लेके आ सकते हो। तो यू हैव टू डू सम वर्क, यू हैव टू अप्लाई सम मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द वर्क डन। ये जो वर्क डन है पर यूनिट चार्ज in bringing a charge from infinity to that point। किसी भी एक चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने के लिए जो आप वर्क डन पर यूनिट चार्ज करते हैं उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। V इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, W अपॉन Q, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब यहां से समझ लो। अब मान लो आपने उसको P पॉइंट पर डायरेक्ट नहीं लेके आना, ये A पॉइंट बना दिया और ये B पॉइंट बना दिया, ये रास्ते में ही है, मतलब इन्फिनिटी से P के लेके आने के बीच में ही A और B पॉइंट है। तो A पॉइंट पे कम वर्क डन होगा, तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल होगा VA। B पॉइंट पे ज़्यादा वर्क डन होगा बिकॉज ज़्यादा पास है, और जितनी ज़्यादा पास लेके आते जाओगे उतनी ही ज़्यादा रिपेल कर पाएगा। अब मैग्नेट है, मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर आपने जो पीसीज ऑफ आयरन है वो बहुत दूर रख दिए तो मैग्नेट की अट्रैक्शन कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप उसको पास लेके आओगे पीसीज ऑफ आयरन को, तो मैग्नेट ज़्यादा पावर से उसको अट्रैक्ट कर पाएगा, ठीक है। तो बी पॉइंट पे वी पोटेंशियल मान लो बिकॉज यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू अलग होगी, ए पॉइंट पे वी ए मान लो, यहाँ पर वर्क डन की वैल्यू अलग होगी, ओके। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है उसे बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। Potential difference VA minus VB between 2 points A and B is the work done per unit charge in taking a charge from B to A। यहाँ पर क्या बोल रहा है वो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में था उसमें सीधा इन्फिनिटी से उस P पॉइंट तक, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक का टोटल जो वर्क डन है,
लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस में बोल रहा है कोई भी दो पॉइंट उसके पाथ में, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन चार्ज। और यहाँ पर लिख भी रखा है, इसकी जो यूनिट है वो है वोल्ट, इसकी यूनिट का नाम क्या है, वोल्ट, नेम्ड आफ्टर एलेजेंड्रो वोल्टा, 1745 1827 एंड इटालियन फिजिक्स्ट। इसके नाम पर, मतलब अब तक जो आपने पढ़ी है 3 टर्म्स पढ़ लिए हैं आपने। सबसे पहले आपने पढ़ा चार्ज, जिसका सिंबल है क्यू, और उसकी यूनिट क्या है, कूलम, जिसका सिंबल है सी, कैपिटल सी। दूसरा पढ़ा आपने करंट, आई, करंट का सिंबल क्या है, आई, और उसकी यूनिट का सिंबल क्या है, एम्पियर, ए, कैपिटल ए। और तीसरा पढ़ा आपने पोटेंशियल, वी, पोटेंशियल का सिंबल वी है और उसकी यूनिट का सिंबल भी वी है, ये ध्यान रखना। फिजिकल क्वांटिटी जो पोटेंशियल है उसका सिंबल भी वी है और उसकी यूनिट का सिंबल भी वी ही है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वोल्ट मीटर, करंट को मेजर करने के लिए करते हैं एमीटर। और पोटेंशियल को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। बेसिकली जो वोल्ट मीटर होता है वो पोटेंशियल मेजर नहीं करता, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। बिकॉज इन्फिनिटी का पोटेंशियल मेजर करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, इन्फिनिटी को डिफाइन करना ही पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, एम मीटर करंट को मेजर करता है। एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है, और ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है और इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। तो करंट को मेजर करने के लिए एम मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर। एम मीटर हमेशा सीरीज में लगता है सर्किट में और ये लो रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है और ये हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होता है। अभी हम बताएंगे इसके बारे में, रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज पैरेलल, जब हम इसमें आगे चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम पढ़ पाएंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, सीरीज और पैरेलल क्या होता है। 1 वोल्ट की डेफिनेशन करनी है तो यहाँ से आ जाएगी। नेम अ डिवाइस दैट हेल्प्स टू मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर। A source of electricity such as cell, battery, power supply, etc. helps to maintain a potential difference across a conductor. ठीक है, मतलब हमें एक सेल चाहिए या बैटरी चाहिए, पावर सप्लाई चाहिए। अब बता दे रहा हूँ कि जैसे आपके अपने घर में नया घर बना है, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगता है तो उसमें घर के बाहर जो इलेक्ट्रिकल पोल्स होते हैं वहाँ से सप्लाई आती है, वहाँ से एक तार निकालनी पड़ती है। वो तार जब आपके यहाँ पे मीटर पे लगेगी तो वहाँ से आपको सप्लाई मिलेगी। फिर उसके बाद जो भी इलेक्ट्रीशियन होगा वहाँ से कनेक्शन देगा घर के जितने भी पॉइंट्स पे कनेक्शन चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज मीन्ड बाय सेइंग दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट। 1 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। अगेन डेफिनेशन बनानी है तो क्या फॉर्मूला है आपके पास, V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू। V 1 वोल्ट कब होगा, जब ये दोनों भी 1 1 होंगे। वर्क डन की यूनिट होती है जूल, ये आपने पढ़ लिया 9th में। वर्क डन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम, ठीक है। तो जूल पर कूलम। तो if 1 joule of work is required to move a charge of amount 1 coulomb from one point to another, then it is said that potential difference between the 2 points is 1 volt. How much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery? कितनी एनर्जी चाहिए is given to each coulomb of charge passing through 6 volt battery।
एनर्जी निकालनी है आपने, एनर्जी मतलब वर्क डन। तो V का फॉर्मूला क्या है आपके पास, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो आपने वर्क डन निकालना है, वर्क डन, चार्ज कितना हो गया 1 कूलम का, और पोटेंशियल कितना हो गया 6, तो 6 जूल इज योर आंसर। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये आपका होमवर्क रहेगा, तो ये आपने करना है अभी। ठीक है,